तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो कैल्सिनेशन और जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आगे हम देखो डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक, दैट इज द फ्लक्स एंड स्लैग। फ्लक्स एंड स्लैग। फ्लक्स और स्लैग क्या होते हैं? बेसिकली जो और होता है ना, और उसमें दो चीजें होती है। एक तो आपका डिजायर्ड मेटल और एक होती है इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी, ठीक है। मैक्सिमम जो इम्प्योरिटी होती है और के अंदर, ठीक है, वो रिफ्रैक्टरी नेचर की होती है, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज होती है मोस्टली वो कैसी होती है? रिफ्रैक्टरी नेचर की होती है। मतलब रिफ्रैक्टर का मतलब होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस। हाई मेल्टिंग पॉइंट। कई बार यहाँ पे इनको नॉन फ्यूजिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्टर का मतलब कई बार नॉन फ्यूजिबल भी होता है, ठीक है, जिसको इजीली आप मेल्ट नहीं कर सकते। नॉन फ्यूजिबल। अब इम्प्योरिटी का यदि मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हाई है, ठीक है, तो जैसे ही हम हीटिंग वीटिंग करते हैं तो जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो वो मेल्ट हो नहीं पाती, जिसकी वजह से उनको हमें सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। हाँ, इम्प्योरिटी को आप डायरेक्ट सेपरेट करना चाहते हो तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनकी रिफ्रैक्टरी नेचर होती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाते हैं इम्प्योरिटी के अंदर, जिससे क्या हो जाए, कोई केमिकल रिएक्शन हो और इम्प्योरिटी का जो नेचर है वो चेंज हो जाए, वो रिफ्रैक्टरी से फ्यूजिबल बन जाए, या उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, लो हो जाए। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बेसिकली फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करते हैं। वो इम्प्योरिटी जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, उसके साथ क्या करते हैं, ये कंबाइन करते हैं। और इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करके क्या करते हैं, ये फ्यूजिबल मास बनाते हैं, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस बनाते हैं। उसको हम बोलते हैं स्लेग। उसको क्या बोलते हैं हम? स्लेग। यदि इम्प्योरिटी के साथ फ्लक्स कंबाइन होगा तो स्लेग बनता है, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, देखो, जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी है, फ्यूजिबल इम्प्योरिटी है, उसको आप फ्लक्स के साथ कंबाइन करो, ठीक है, तो स्लेग बनता है। और स्लेग का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है ना। उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब फ्लेक्स और स्लेग, मतलब फ्लेक्स को चूज कैसे करना है, मतलब आपको क्या कैसे पता चलेगा कि कौन से और के अंदर जो इम्प्योरिटी है उसके लिए कौन सा फ्लेक्स लेंगे, ठीक है। तो उसको हम चूज करने के लिए हम टाइप ऑफ फ्लेक्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे बेसिकली क्या है, देखो, मतलब डायरेक्टली मैं आपको बताऊं तो जो इम्प्योरिटी हो सकती है, इम्प्योरिटी, उसका नेचर या तो होता है एसिडिक, या तो उसका नेचर हो सकता है एसिडिक इम्प्योरिटी हो सकती है, या इम्प्योरिटी हो सकती है बेसिक, ठीक है। इम्प्योरिटी या तो हो सकती है एसिडिक या हो सकती है बेसिक। हाँ, फ्लक्स बता रहा हूँ ना। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स से ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, फ्लक्स में फिजिक्स वाला नहीं है। अभी आवाज तो सही आ रही है ना? मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा नेट चल रहा है मेरा। हाँ, एयरटेल है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स ऐसा केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, फ्लक्स ऐसा सब्सटेंस है जो इम्प्योरिटी के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। इम्प्योरिटी जो जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो उसके साथ कंबाइन करके एक ऐसा कंपाउंड बना देता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। हाँ, उसको हम स्लेग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स देखो क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। तो इम्प्योरिटी या तो एसिडिक हो सकती है या बेसिक हो सकती है, ओके। जैसे
हाँ हाँ, रुको रुको, अभी अभी आ रही है आवाज? ठीक है, किसी का कॉल आ गया था। तो इम्प्योरिटी होती है या तो एसिडिक हो सकती है। जैसे एसिडिक इम्प्योरिटी है, SiO2 है। तो ये क्या है, एक एसिडिक इम्प्योरिटी है ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और जो बेसिक इम्प्योरिटी की मैं बात करूँ तो FeO है। जैसे मान लो कहीं पे FeO प्रेजेंट है, तो ये मेटल का ऑक्साइड है, ये बेसिक इम्प्योरिटी है। ये दोनों क्या है, एक तरह से नॉन फ्यूजिबल होते हैं ना, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अब हमें क्या करना है, फ्लक्स मिलाना है इनके अंदर, ठीक है। तो यदि एसिडिक इम्प्योरिटी है तो मैं यहाँ जो फ्लक्स मिलाऊंगा वो बेसिक मिलाऊंगा। कौन सा फ्लक्स मिलाऊंगा? बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स, ताकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाए और स्लेग का फॉर्मेशन हो जाए। और यदि बेसिक इम्प्योरिटी है तो यहाँ पे हम मिलाएंगे एसिडिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स मिलाएंगे? एसिडिक फ्लक्स। तो बेसिक इम्प्योरिटी हम क्या मिलाएंगे? एसिडिक फ्लक्स मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है। तो फ्लक्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स, दूसरा होता है बेसिक फ्लक्स। फ्लक्स मतलब फ्लक्स इज नथिंग बट एक सब्सटेंस, है ना, एक ऐसा सब्सटेंस जो इम्प्योरिटी के साथ क्या करे, कंबाइन करे, और कंबाइन करके एक ऐसा सब्सटेंस बनाए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता हो, लो होता हो, और वो हल्का भी होता है, ठीक है। हाँ, उसको हम स्लेग बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लेग। तो फ्लक्स क्या करते हैं, इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करते हैं, और इम्प्योरिटी की जो नॉन फ्यूजिबल नेचर है उसको फ्यूजिबल नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको बताऊं इस चीज को। जैसे अभी अभी पढ़ रहे थे अनेक, जैसे हमने देखा था, जो SiO2 होती है ना, सिलिका, मोस्टली इम्प्योरिटी होती है लगभग और इसमें, है ना। तो ये जो इम्प्योरिटी होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है? एसिडिक। अब जो हम फ्लक्स मिलाएंगे वो क्या मिलाएंगे? बेसिक मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम फ्लक्स की तरह यूज करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको यूज करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ये बेसिक है। तो सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में कंबाइन होंगे और CaSiO3 का फॉर्मेशन करेंगे। और CaSiO3 जो बनता है ना, वो क्या होता है, उसको हम स्लैग बोलते हैं कॉमनली, है ना। और ये फ्यूजिबल होता है बिल्कुल, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इम्प्योरिटी से कम रहता है। तो ये फ्यूजिबल होता है और ये हल्का भी होता है ना, ये तैरने लगता है ना, जो फर्नेंस होती है उसके ऊपर, है ना। ये तो बात की बात है। तो फ्लक्स का मतलब समझ गए। और फ्लक्स के हम टाइप को डिस्कस करें, ठीक है। तो फ्लक्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसिडिक फ्लक्स और दूसरे होते हैं बेसिक फ्लक्स, ठीक है। एसिडिक फ्लक्स बेसिकली कब यूज किया जाता है? जब आपकी इम्प्योरिटी की जो नेचर है वो क्या हो, बेसिक हो, ठीक है। एसिडिक फ्लक्स में आप सिलिका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सिलिका भी एक एसिडिक फ्लक्स की तरह यूज किया जा सकता है। अब सिलिका एक इम्प्योरिटी भी की तरह भी काम आ सकता है और एक फ्लक्स की तरह भी काम कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है। मान लो इम्प्योरिटी बेसिक नेचर की है आपके और के अंदर, तो हम सिलिका को यूज कर सकते हैं एज एसिडिक फ्लक्स, ठीक है। हाँ, जैसे जो कॉपर होता है ना, कॉपर, उसकी मेटलर्जी जब भी हम करते हैं, है ना, कॉपर को जब भी आइसोलेट करते हैं, तो वहां पे FeO जो इम्प्योरिटी होती है वो प्रेजेंट होती है। कौन सी इम्प्योरिटी होती है कॉपर के केस में? ये FeO की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। FeO है वो बेसिक है ना। और इसके लिए हम जो फ्लक्स यूज करने वाले हैं वो SiO2 यूज करने वाले हैं, ताकि FeO और SiO2 आपस में क्या बना सकते हैं, FeSiO3 बना सकते हैं, ठीक है। कैसे रिएक्शन होगी? FeO एक इम्प्योरिटी है और यहाँ पे SiO2 एक फ्लक्स की तरह काम करेगा। अब की बार एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे हम, तो ये कंबाइन करके FeSiO3 बना देगा, दैट इज द स्लेक, ठीक है। तो बेसिक फ्लक्स तब यूज करेंगे जब इम्प्योरिटी की नेचर क्या हो, बेसिक हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फ्लक्स और जो स्लेग है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लक्स की हम बात करें तो फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स का जो फंक्शन क्या होता है बेसिकली, फ्लक्स है वो कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज टू फ्यूजिबल मास। फ्यूजिबल का मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट वाला, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। और जो स्लेग होता है बेसिकली, स्लेग
स्लेग का क्या फंक्शन होता है, ये जो मोल्टेन मेटल होती है आपकी, जो मेटल आप मेल्ट करते हो उससे हल्का होता है ना, और हल्का होने से एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होके मेटल के ऊपर तैरने लगता है ना। जैसे मान लो आपका ये फंडेंस है, सपोज करो, उसमें ये मोल्टेन मेटल आपने भर रखी है बिल्कुल, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एटमोस्फेयर की जो गैसेज है वो मेटल का ऑक्सीडेशन कर देती है, ठीक है, मोल्टेन मेटल का। तो जो आपका स्लेग है ना, वो हल्का होता है, और ये ऊपर फ्लोट करता है ना। स्लेग क्या करता है, फ्लोट करता है, और ये स्लेग क्या करता है, मेटल का फर्दर ऑक्सीडेशन है इससे बचाता है, ठीक है, लिक्विड मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करता है, बचाता है ना। तो ये स्लेग के फंक्शन है, और स्लेग को रिमूव करना भी बहुत आसान होता है देन इम्प्योरिटी से, ठीक है। तो ये है फ्लक्स, और एक है स्लिक, है ना। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स एक नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी को फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट करने के काम आता है। फ्लक्स दो टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक, है ना। एसिडिक फ्लक्स में जैसे SiO2, बेसिक फ्लक्स में जैसे CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपकी इम्प्योरिटी की नेचर क्या है। इम्प्योरिटी की जो नेचर है उसकी रिवर्स नेचर है, वो फ्लक्स की होगी। इम्प्योरिटी यदि एसिडिक है तो फ्लक्स की जो नेचर है वो बेसिक होगी, और इम्प्योरिटी यदि बेसिक है तो फ्लक्स है वो आपका क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेटलर्जी के अंदर, वो आता है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। उसको मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ठीक है, बाकी और कल डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। या इसको हम इलिंगम डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। इलिंगम डायग्राम या इलिंगम प्लॉट, ठीक है। इलिंगम एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने स्टडी किया था, मतलब रिडक्शन के बारे में, है ना। तो सेकंड जो आपका एक फर्स्ट हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, और सेकंड क्या होता है, आपका कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड। फिर मेटल ऑक्साइड का क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन प्रोसेस कैसे फिजिबल हो सकता है ना, वो किस कौन कौन से फैक्टर के हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। तो थर्मोडायनिक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं, जब भी कोई प्रोसेस फिजिबल होता है या नॉन फिजिबल होता है, इन सब चीजों को देखने के लिए हम डेल्टा जी को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, डेल्टा जी को, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा जी है तो गिब्स फ्री एनर्जी होती है। किसी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी या किसी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस में आ जाता है। यदि किसी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी लेस ग्रेटर देन जीरो है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना। और डेल्टा जी यदि जीरो है तो इक्विलिब्रियम पे होता है सिस्टम, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो गिब्स जो इलिंगम है, उसने क्या किया था, जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, है ना, जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं वो बनेंगे कैसे, मेटल प्लस ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बनेंगे। तो जो मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है ना, आप इस ग्राफ को एनसीईआरटी से देखना तो बेटर रहेगा, ठीक है, या नोट से भी देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी ना डाटा आज की। तो उसने क्या किया था, जो भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है उनकी डेल्टा जी की वैल्यू है वो उसने निकाल ली थी, डेल्टा जी। और फिर टेम्परेचर और डेल्टा जी के बीच में उसने ग्राफ को प्लॉट किया था, ठीक है। और उसने अलग अलग मेटल ऑक्साइड के डिफरेंट डिफरेंट जो ग्राफ आए थे उनके बेसिस पे उसने एनालिसिस किया था कि कौन सा मेटल को कौन से ऑक्साइड को कौन सी मेटल रिड्यूस कर सकती है, कार्बन कब रिड्यूस कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कब रिड्यूस कर सकती है। इन सब चीजों के बारे में उसने चीजें हमें दी थी। तो पहले तो मैं बात करता हूँ कि इलिंगम डायग्राम बेसिकली किस किस के बीच में ग्राफ होता है। तो जो इलिंगम डायग्राम है वो ग्राफ होता है, वाई एक्सिस पे तो ली जाती है डेल्टा जी, डेल्टा जी नोट है एनसीईआरटी में, और एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर,
ठीक है, डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है ये। और इसके जैसे ग्राफ में बताऊं तो इस टाइप के ग्राफ आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये ग्राफ है, यदि हम इसको देखें तो जैसे कोई भी मेटल ऑक्साइड बना है, मान लो मैग्नीशियम है, सॉलिड है, ऑक्सीजन के साथ यदि कंबाइन किया तो MgO सॉलिड बना। ठीक है, तो इसकी जो डेल्टा जी है वो हम कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन की डेल्टा जी हो गया क्या होगी, इस रिएक्शन की डेल्टा एच, इस रिएक्शन की एंथैल्पी माइनस इस रिएक्शन की टी इंटू डेल्टा एस, एंट्रोपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्रोपी की वैल्यूज को देखें तो एंट्रोपी यहाँ पे देखो, इधर सॉलिड के 1 मोल है, इधर सॉलिड बन रहा है, इधर गैस का 1 मोल आप देख सकते हो। इधर ऑक्सीजन 1 मोल गैस है, प्रोडक्ट में कोई गैस है ही नहीं, तो रेंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव होती है कुल मिला के, है ना, मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन में। तो एंट्रोपी यदि नेगेटिव होती है तो यदि मैं देखो ये वाई एक्सिस पे है डेल्टा जी, टेम्परेचर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, तो स्लोप क्या रहेगी, बिल्कुल नेगेटिव ऑलरेडी है और एक नेगेटिव और आ गया, डेल्टा एस खुद नेगेटिव है, तो स्लोप यहाँ पे क्या रहेगी, माइनस डेल्टा एस रहेगी। जो स्लोप है वो रहेगी माइनस डेल्टा एस, और ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। तो स्लोप रहेगी पॉजिटिव, तो ग्राफ इस तरह से आएंगे बिल्कुल, देयर इज नो डाउट। ठीक है, और अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, बट यहाँ पे देखो ये सडन इंक्रीज कर रहा है इस पॉइंट के बाद, है ना, आगे आगे सडन इंक्रीज कर गया। तो इस पॉइंट की क्या, पॉइंट क्या दिखाता है, ये पॉइंट है वो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट को डिनोट करता है। कि जैसे ही मेटल सॉलिड से मोल्टेन मेटल की तरफ जाएगी ना, ठीक है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब जहां भी आपको सडन इंक्रीज दिख रहा है स्लोप में, है ना, वो दिखा रहा है कि मेटल क्या होगी, वहां पे मेल्ट होगी, बिल्कुल सॉलिड मेटल है वो बिल्कुल मेल्ट फॉर्म में आ गई। और इसके रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ग्राफ में दिखा रहा है। तो डेल्टा एच और टी का जो ग्राफ है ना, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, एनसीईआरटी के एक बार फोटो शेयर करता हूँ। तो इस ग्राफ में आपको रटना कुछ भी नहीं है, समझना है और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमें देखना है। तो आप ग्राफ देख सकते हो, वाई एक्सिस पे डेल्टा जी लिया हुआ है किलो जूल पर मोल में, और एक्स एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर। टेम्परेचर के दोनों यूनिट्स प्रेजेंट है, केल्विन स्केल भी प्रेजेंट है साथ में, और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल भी यहाँ पे प्रेजेंट है बिल्कुल। तो जो डेल्टा जी की वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ -1200 है, ऊपर 0 है। ठीक है, तो इस तरह से स्केल लिया गया है ना, स्केल को देख लो, -1200 से 0 तक। ओके, तो इसको हम देखते हैं। जैसे मैं नीचे वाले ये दोनों ग्राफ देखो, ये वाले, ठीक है, आप देख सकते हो, इसमें देखो एक तो बन रहा है Mg+O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन दिखाया गया है। ऊपर क्या दिखाया गया है, एल्यूमिनियम+O2, एलुमिना का फॉर्मेशन दिखाया गया है Al2O3। ठीक है, और अब इसमें आप डेल्टा जी की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम वाला जो ग्राफ है उसके लिए जो डेल्टा जी है वो कितना है, -1100 है, इसका फॉर्मेशन की देखो वैल्यू दिख रही है। और एलुमिना वाला की हम बात करें तो वो -1000 और 1100 के बीच में है, तो लगभग वो -1050 है किलो जूल पर मोल। ठीक है, हाँ जी, तो आप देख सकते हो इस ग्राफ में जो डेल्टा जी की वैल्यू जो नेगेटिव है वो सबसे ज्यादा किसके लिए है, मैग्नीशियम का MgO के लिए है ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव, और Al2O3 की है वो कम नेगेटिव है बिल्कुल। ठीक है, बट इस पॉइंट ए के बाद देखना आप, इस पॉइंट ए के बाद आपको क्या नजर आएगा, है ना, ये टेम्परेचर लगभग कितना होगा ए के बाद, ये लगभग 1350 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के बाद आप देखोगे ना, तो मैग्नीशियम वाला ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख जा रहे हैं ना,
और ये ग्राफ में कोई ज़्यादा चेंजेज है नहीं। तो इस पॉइंट ए के बाद हुआ क्या है कि मैग्नीशियम की जो डेल्टा जी है वो क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी ना। हम ग्राफ से देख सकते हैं मैग्नीशियम की जो डेल्टा जी है वो क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। आप देख सकते हो कोई भी पॉइंट को आप प्लॉट करो, हाँ इतना तो पता है ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो, वो क्या होगी आपकी, लेस नेगेटिव होगी। आवाज रहेगी मेरी, राहुल बंसल? वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ कट रही है तभी तो दिक्कत है। चलो फिर ऐसा करते हैं ना, कल ही इसको हम करते हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट एब्सेंट भी है। हाँ कल कल करते हैं ना इस टॉपिक को। तब तक आप है ना जितना काम दिया हो एक बार पढ़ के भी आ जाओ ना। तो कल हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी करेंगे, और कल साथ में हम आयरन का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, दो टॉपिक कल पूरे करेंगे हम, ठीक है। तो आप कल है ना पढ़ के आना एक बार, ठीक है।